Morning students. Okay, so welcome to Kelvin. और कौन कौन हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे नाम हमारे पास आ गए हैं ना, मैं जैसे देख रहा हूँ इसमें। ओके, विवेक, हरीश, रैनी देवी, अंशिका, सुरेखा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। सरफराज, देशांक, विधि। ओके, रेहान, हरीश, आलम, शान्या। सो बायोलॉजी की क्लास है। बायो में हम बॉटनी का सेक्शन आज स्टडी करेंगे और बॉटनी में आपको स्टडी करना है। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, लिविंग वर्ड, है ना। नीट की प्रिपरेशन करनी है 2020 के अकॉर्डिंग और उसके हिसाब से हमारे पास इनफ टाइम है और हम बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो मैं आपका केल्विन में वेलकम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपक गुप्ता, 20+ ईयर एक्सपीरियंस है, एमटेक पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट और बाकी सब। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन माई क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। सो हम बॉटनी में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा है फर्स्ट, दैट इज़ लिविंग वर्ड। ये आपको दिख रहा है और बहुत बेसिक से, क्योंकि बायोलॉजी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो बायो में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम बायोलॉजी में बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बायो मीन्स बायोस बेसिकली वर्ड है और बायोस का मतलब हम जो है वो लिविंग ले रहे हैं, और लाइव, टू लाइव मीन्स, है ना, और लॉगोस फॉर स्टडी। तो बायोलॉजी बन गया स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे एनसीईआरटी में कि लिविंग वर्ड क्यों दिया गया है, बिकॉज लिविंग हमें पहले समझना है क्या क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन विच क्राइटेरिया हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और फिर हमें इस वर्ड को समझना है कि इफ़ आवर ग्रीन प्लैनेट दैट इज़ अर्थ इज़ द ओनली लिविंग प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स, तो लाइफ किस किस फॉर्म में सस्टेन करती है ऑन द अर्थ। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली लिविंग के बारे में पढ़ना है, हम लिविंग को कैसे समझेंगे, एंड आफ्टर दैट हमें ये देखना है कि लाइफ कैसे सस्टेन करती है अर्थ पे, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, उनको हम अगर अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे तो किस तरीके से उनकी स्टडी की जा सकती है, उनको नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं, उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, ये हमें सब कुछ यहाँ पे देखना है। ठीक, नाउ लिविंग वर्ड में हमारे पास 4 कंटेंट है। मैं आपको एक चैप्टर का लेआउट देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, मीन्स व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन living organism and non-living objects, because organism word means a living entity, any living entity is known as organism। तो organism word सिर्फ living के लिए आएगा, नॉन लिविंग के लिए आप objects यूज कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग objects और लिविंग organism के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दैट इज व्हाट इज लिविंग। हम कलर को यूज कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट था। देन हमें डाइवर्सिटी पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड में डाइवर्सिटी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हमें डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब और भी डिफरेंट टाइप के। एज पर क्लासिफिकेशन अगर जाएंगे तो वी हैव 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो हमें उन किंगडम्स का एक ब्रीफ लेआउट देखना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जब आप एक ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप से हमें गो के जाना है, तो हमें उस चीज़ को देखना है। एंड लास्ट में, क्योंकि बायोलॉजी को अगर हम देखेंगे तो अब एक रिकॉर्ड के बेस पे अगर कहा जाए तो 16th सेंचुरी से हम जो है बायोलॉजी का रिकॉर्ड रखते आए हैं। तो अगर हम एंशिएंट क्लासिफिकेशन और लिटरेचर को लेके आएंगे तो उसमें वो क्या क्या कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन के एंगल्स हैं, क्या क्या स्पेसिमेंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। सो लिविंग की प्रॉपर्टीज एंड देन ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से गो थ्रू होनी है। सो एक लेआउट मैंने आपको दिया कि लिविंग वर्ड में हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। क्लियर? अब बात आती है फर्स्ट टॉपिक की, हम स्टार्ट करते हैं दिस वन, है ना। सो पहला हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज लिविंग। आप लिविंग को किस तरीके से समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
So as we all know, we have 4 characteristics: growth, reproduction, metabolism, consciousness. क्लियर? पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ग्रोथ. सेकंड प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ कॉन्शियसनेस. एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि एनसीईआरटी इज मस्ट. एनसीईआरटी आपके लिए भगवान के जैसा है कि अगर आप नीट क्लियर करना चाह रहे हैं तो बिना एनसीईआरटी के आपका ये नहीं हो सकता. एंड वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी आपके लिए एक क्वेश्चन बायोलॉजी में वहां से बन सकता है. सो हमें एनसीईआरटी के कंटेंट पे बिल्कुल फोकस करना है, और जो भी चीज़ें सपोर्टिंग है, जो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी फोकस करेंगे, है ना. तो आपको एनसीईआरटी भी देखनी है, और एनसीईआरटी से जो लॉजिक्स निकल के आएंगे, जो क्वेश्चंस जिनमें आप कुछ कंसेप्ट को यूज कर पाएंगे, उनको भी हमें इसमें स्टडी करना है. सो लिविंग की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. अब अगर यहाँ से बात ये आती है कि इनमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम लिविंग को, ये हमारा लिविंग है, अगर लिविंग को हम नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करें, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, तो लिविंग को अगर हम नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हमारे पास कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी है, एनी सोल प्रॉपर्टी, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बने, जिसके बेसिस पे हम क्लियरली डिफाइन कर सके कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी ऑर्गेनिज्म में है तो स्टेटस लिविंग होगा, अगर ये नहीं है तो स्टेटस नॉन लिविंग होगा. तो हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए. दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. और इसमें आप कुछ चीजें ऐड करेंगे तो वी ऐड एडाप्टेशंस, एवोल्यूशन, यस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का होना. दीज आर ऑल्सो प्रॉपर्टीज. ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की. अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, एडॉप्टेशंस है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे. तो सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक है, बट हमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो क्लियर कट हमें एक गैप दे सके कि अगर ये है तो लिविंग, और अगर ये नहीं है तो स्टेटस नॉन लिविंग. तो हमें इस बेसिस पे चीजों को देखना है. हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगा ग्रोथ. ठीक है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस. और इसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या हमें पढ़नी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रोथ, है ना. ग्रोथ को देखते हैं. अब ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करेंगे, है ना. ये देखिए, अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करेंगे तो ग्रोथ हमारे पास क्या कहलाता है? सबको पता है कि हमारा मास अगर इंक्रीज होता है, अगर हमारा साइज इंक्रीज होता है तो हम उसको ग्रोथ बोलते हैं. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है ग्रोथ में वो ये है, इट शुड बी परमानेंट, है ना. ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इरिवर्सिबल होनी चाहिए. अगर ग्रोथ इरिवर्सिबल नहीं होगी तो फिर वो ग्रोथ नहीं कहलाएगी. अभी हम चीजों को जर्नलाइज करके पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बॉटनी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन. अगर हम बॉटनी को देखेंगे तो वी हैव वेरी फ्यू टॉपिक्स जहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ एप्लीकेबल होगा कि सर इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो अगर हम ये बात करें कि क्या कभी रिवर्सिबल ग्रोथ होती है, तो एक्चुअली ग्रोथ तो रिवर्सिबल नहीं होती, बट उस सेंस में हम उसको किसी और नाम से देख सकते हैं. उसे हम बेसिकली डी ग्रोथ करके आगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में देखेंगे. बट एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न इन जनरल, सो इट इज इरिवर्सिबल. ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी परमानेंट. ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? ये परमानेंट होना चाहिए. ठीक. और इंक्रीज होगा, जैसे मैंने बोला कि ग्रोथ में डिक्रीज भी हो सकता है, बट फिलहाल अभी ओके. सो इरिवर्सिबल इंक्रीज. आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? एनी लैग या कोई बफर तो नहीं हो रहा? विवेक, सरफराज, हरीश, तान्या, सौरभ, विधि एंड मैनी एल्स. 44 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो चैट बॉक्स में मुझे दिखाई दे रहा है. तो सबको वॉइस क्लियर हो रही है और वीडियो भी लैग नहीं होना चाहिए, है ना. कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं. हम उसको रिजॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं. क्लियर? सो
हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो ग्रोथ में सबसे पहले हमारे जो सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट वर्ड इज इरिवर्सिबल। ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, इट शुड बी परमानेंट, ग्रोथ को परमानेंट होना चाहिए। इंक्रीज होगा, अभी हम डिक्रीज पे नहीं जा रहे, हालांकि जैसे आप कुछ एग्जाम्पल अगर कंसिडर करते हैं तो एक्सेप्शनली हम ग्रोथ भी हो रही है बट हम उसको डिक्रीज में भी काउंट करेंगे कि साइज या मास डिक्रीज करेगा। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आएंगे, बट दोज आर एक्सेप्शनल केसेस। अदरवाइज क्या होगा, ग्रोथ परमानेंट है, इरिवर्सिबल इंक्रीज कहलाएगा इन साइज। अब इस साइज में हमें क्या देखना है, साइज में आप मास, वॉल्यूम, कोई भी चीज ले सकते हैं। आप चाहे तो 2 डायमेंशनल ग्रोथ ले लीजिए या 3 डायमेंशनल ग्रोथ ले लीजिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मास या वॉल्यूम के अंदर अगर परमानेंट इंक्रीज आती है, इरिवर्सिबल इंक्रीज आती है, तो उस बेसिस पे हम उसको ग्रोथ बोलते हैं। नाउ अब बात करते हैं ग्रोथ में कैरेक्टरिस्टिक की, कि हम ग्रोथ को अगर देखें तो ग्रोथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देन ग्रोथ में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो वी हैव 2 ऑप्शन, या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक ये एक सेल है, अगर इसका हमें साइज इंक्रीज करना है और साइज बड़ा हो गया इस तरीके से, तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहा बट फिर भी सेल का साइज बड़ा हो गया, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन साइज। ये साइज में इंक्रीज हुआ कि इस एरिया को हमने क्या किया, यहाँ पे चीजों को डिपोजिशन किया और डिपोजिशन के बाद हमारे पास एरिया जो है वो बढ़ गया, हर एंगल से जो है वो ग्रोथ हो गई और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइज इंक्रीज हो गया। तो एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये सेल है, अगर ये डिवाइड करे और डिवाइड करके ये अपनी जैसी मल्टीपल सेल्स बनाए तो इंडिविजुअल सेल का साइज तो नहीं बढ़ रहा लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम इसका भी बढ़ गया। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दैट इज ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ 2 तरीके से हो सकती है। एक तो कहलाता है कि ग्रोथ नंबर में हो सकता है, ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, और दूसरा हो सकता है ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास इन द टर्म्स ऑफ कि उसका साइज इंक्रीज हो जाए, तो उसके हिसाब से ये आएगा। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं, 2 हमारे पास क्राइटेरिया हो गए, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ हो गए, और ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बोले, एक था हमारा साइज और दूसरा था हमारा इंक्रीज इन नंबर। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन नंबर। तो या तो नंबर इंक्रीज हो सकता है या फिर साइज इंक्रीज हो सकता है। अब जब साइज इंक्रीज होगा, अगर हम इस चीज को देखें कि यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जब साइज इंक्रीज होगा तो साइज कैसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे या तो मटेरियल सरफेस पे डिपॉजिट हो, लाइक दिस, जैसे ये था, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सरफेस पे मटेरियल डिपॉजिट होगा, बाहर केवल होगा। जब बाहर आप मटेरियल का डिपॉजिशन करेंगे तो साइज यहाँ से भी बढ़ जाएगा, मास यहाँ से भी बढ़ जाएगा। अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, अगर हम सेल की बात करें तो। ओके, सरफराज कह रहे हैं स्टिल अभी लैग कर रहा है, और तान्या भी कह रही है कि अभी लैग कर रहे हैं। ओके, हम रिजॉल्व करते हैं उसको भी। तो अगर ये डिपॉजिशन से हो रहा है इस तरीके से, मास केवल सरफेस पे बाहर बाहर जो है वो डिपॉजिशन हुआ और ये इंक्रीज हो गया, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये लिखा हुआ है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सरफेस पे इंक्रीज होगा, केवल डिपॉजिशन कहाँ होगा, ऑन द सरफेस। जो इंटरनल कंटेंट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। इसको हम कई बार बोलते हैं कि ये एक्रेशन कहलाता है ना। हालांकि एक्रेशन वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्रेशन, ग्रोथ बाय एक्रेशन। ग्रोथ बाय एक्रेशन का मतलब होता है मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस, सिर्फ बाहर डिपॉजिट होंगे तो वो एक्सक्रेशन की ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री में भी कभी पढ़ते हैं कि लाइक एक क्रिस्टल है, दिस वन, सौरभ ने पूछा है कि सर एक्सटेंसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल बेटा, जैसे मैंने बताया कि आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ लेते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, तो ये एक्सटेंसिव ग्रोथ के अंदर आते हैं। दिस वन, एक्सटेंसिव ग्रोथ में क्या आएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जब नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है तो एक्सटेंसिव ग्रोथ कहलाती है। नॉन लिविंग में जैसे मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर हम क्रिस्टल लेते हैं, सैंड ले लीजिए, है ना, आपकी बुक में लिखा है लाइक माउंटेन, ये लिखा है माउंटेन्स हो गए, है ना, बोल्डर्स हो गए, सैंड मोल्ड्स हो गए। अगर हम इन सब की बात करेंगे तो यहाँ पे
ग्रोथ हो रही है, और वो ग्रोथ क्या कहलाएगी? बच्चों वेट करो, मैं जरा कुछ एडजस्ट करते हैं टीम हमारी। कॉल किसकी? 2 3 जा रही होगी, स्ट्रीम हो रहा है। सो आपने पूछा सौरभ ने कि सर इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक्सटेंसिव ग्रोथ अगर आप लेते हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटेंसिव ग्रोथ कहलाएगी। अब इस केस में जैसे एग्जाम्पल ये क्रिस्टल का दिया हुआ है कि जब एक क्रिस्टल ग्रो करता है तो सिर्फ सरफेस पे मटेरियल्स डिपॉजिट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ बाय एक्रेशन। ये ऊपर लिखा हुआ है ग्रोथ बाय एक्रेशन। एक्रेशन क्या है? दैट इज इंक्रीज इन साइज बट ओनली बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। केवल सरफेस पे बाहर की तरफ मटेरियल्स का डिपोजिशन होगा तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ को शो करते हैं देन इट इज प्योरली बाय एक्रेशन। वहां पे सिर्फ जो ग्रोथ होती है वो एक्रेशन की वजह से होती है। क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं इसलिए यहाँ पे कंसिडर किया गया कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, है ना। अगर मान लीजिए मटेरियल इंटरनली डिपॉजिट हो रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइक ये एक सेल है और मटेरियल सेल के अंदर डिपॉजिट हुए। अगर मटेरियल सेल के अंदर डिपॉजिट हुए तो फिर इसका मास बढ़ेगा, साइज बड़ा हो गया, फिर ये इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाएगा। ओके, सॉरी फॉर द डिले, कुछ टेक्निकल टीम हमारी वर्क कर रही है सो दैट आपको ये बफरिंग और लैगिंग की प्रॉब्लम ना हो एटलीस्ट। आई नो फर्स्ट क्लास है और बट चीज़ें कहीं ना कहीं टेक्निक्स पे डिपेंडेंट हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इशू हो सकता है। सॉरी फॉर दैट। हम फिर से इस चीज़ को समझते हैं। एक हमारा था एक्रेशन, जैसे मैंने बताया कि ये सरफेस पे ग्रो हो रही है, केवल इसमें सरफेस बढ़ेगा और उसके हिसाब से ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जैसी ग्रोथ होती है वो एक्सटेंसिव ग्रोथ कहलाती है। और अगर मटेरियल किसी सेल के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाएगी, है ना। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। आप में से ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ऑब्वियस है कि सब फाइटर के हैं तो सब 11-12 पास आउट हैं। अगर आप आगे के चैप्टर्स को थोड़ा सा कंसर्न में लेंगे तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल ग्रो करती है ना। ये एक सेल है, सेल की वॉल है ये, तो ये सेल वॉल हो गई। अब अगर सेल वॉल ग्रो कर रही है तो कैसे ग्रो करेगी? मान लीजिए ये सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है तो इस पर क्या होगा? इस पर मटेरियल्स डिपॉजिट हो गए। ये मटेरियल्स क्या है? हेमी सेल्यूलोज पैक्टिन लाइक दिस। सिर्फ मटेरियल ही तो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अगर मटेरियल डिपॉजिट हो रहे हैं, ऑलरेडी एक वॉल बनी हुई है, एक बाउंड्री बनी हुई है, उस पर सिर्फ मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है तो मास तो फिर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये मास इंक्रीज हो जाएगा तो ये ग्रोथ कैसी कहलाएगी? एक्सटेंसिव ग्रोथ कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी डिपोजिशन हुआ वो सिर्फ सरफेस पे हुआ, वॉल पे हुआ। तो इसी तरीके से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होता है कि अगर ये एक सैंड का पार्टिकल है, अगर ये एक क्रिस्टल है तो इस पे भी क्या होगा? इसका मास अगर इंक्रीज होगा तो सिर्फ बाहर की वजह से होगा, क्रिस्टल के अंदर या सैंड पार्टिकल के अंदर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम सेल कंसिडर कर रहे हैं तो सेल में दोनों ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया कि सेल में अगर सेल वॉल ग्रो कर रही है तो मटेरियल के डिपोजिशन से ग्रो कर रही है। बट अगर हम इस सेल को कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए ये सेल वॉल के साथ ही पूरा सेल होता ये, अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये सेल का साइज बड़ा हो गया, यहां से यहां ग्रोथ हो गई, तो यहां दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आप ये मान लीजिए जैसे ये सेल था, मैंने बताया ये सेल है और इसका सेल का साइज मान लीजिए बड़ा हो गया, तो या तो मटेरियल इंटरनली डिपॉजिट होंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो जाएगी, या मटेरियल से बाहर डिपॉजिट होंगे, सरफेस पे डिपॉजिट होंगे, तो ये एक्सटेंसिव ग्रोथ हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। किसी भी सेल में जब ग्रोथ होगी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी, तो बोथ ऑप्शंस आर ट्रू।
एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी हो सकती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू, ऑर्गन, या डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द सेल, इन क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगी। बट अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ हो रही है देन इट्स प्योरली ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो भी ग्रोथ होती है वो सिर्फ सरफेस पे बाहर की तरफ ही ग्रोथ होती है। क्लियर? ये हमें दो टाइप पढ़ने थे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ग्रोथ के। प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में एक मेजर चेंज ये भी है कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि किसी प्लांट के अंदर लीफ पुरानी वाली ड्राई हो गई, टूट के गिर गई, एक न्यू लीफ निकल आई। तो प्लांट अपनी लाइफ में, लाइफ साइकिल में किसी भी टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होती है। हालांकि ये चीज़ आगे हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी देखेंगे, स्टडी करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, कि प्लांट की ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर आप एनिमल्स को देखते हैं तो एनिमल्स ग्रो करते हैं अप टू ए सर्टेन एज। एक एज के बाद एनिमल्स की बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होती। तो इट मीन्स एनिमल्स और प्लांट की ग्रोथ में एक बेसिक डिफरेंस ये भी आएगा, हालांकि बोथ आर लिविंग, प्लांट भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, बट प्लांट की ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस है और एनिमल की ग्रोथ डिसकॉन्टिन्यूअस है। श्रवण कुमार, ओके। प्रशांत, वॉइस इज नॉट प्रॉपर एज वेल एज वीडियो, वीडियो पॉज हो रहा है, वॉइस इज कमिंग, बफरिंग हो रही है। हमारी टेक्निकल टीम बेटे इसको रिजॉल्व करने में लगी हुई है। आई होप कि ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अब बात आती है कि इट कांट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ग्रोथ को इस सब के बावजूद भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान रहे। तो हम क्यों डिफाइनिंग नहीं मान रहे? तो मैंने उसके दो रीजन बताए आपको। पहला रीजन जो बहुत सिंपल है कि ग्रोथ क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह हो रही है। हालांकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है वो केवल एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, बट हो तो रही है। तो अगर ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये डिफाइनिंग नहीं हो सकता। अगर दोनों ही चीज़ें ग्रो कर रही हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि ग्रोथ हो रही है इसलिए ये लिविंग है और नहीं हो रही तो ये लिविंग? दोनों में ग्रोथ हो रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कहलाएगा? ये वाला केस आएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ। अगर एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करे, जैसे बैक्टीरिया आप पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, इन दैट केस क्या होगा? फिर उस केस में पॉसिबिलिटी इस बात की आती है कि आप उसको बोलेंगे क्या आप उसको रिप्रोडक्शन कंसिडर करेंगे? बिकॉज अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना नंबर इंक्रीज करता है तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन की जो एबिलिटी है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो क्या ये रिप्रोडक्शन है या फिर ये ग्रोथ है बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल? तो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए एक्चुअली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो बिकॉज ऑफ दीज टू क्राइटेरिया हम ग्रोथ को डिफाइनिंग तो नहीं बोल सकते, बट ग्रोथ इज स्टिल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ लिविंग में होती है, हम इस बात से नहीं नकार सकते, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, तो हमने पहले ग्रोथ को देखा कि ग्रोथ के केसेस में हम क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, ग्रोथ में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे यहीं पे मान लीजिए एनसीईआरटी इसको चेंज करे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है और उसका रीज़न दे रखे हैं ये दो कि रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड वन इज कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ होती है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर मान लीजिए कभी आपसे ये कहा जाए कि ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, अगर ग्रोथ केवल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने से हो रही है तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? देन ऑफ कोर्स द आंसर विल बी यस, बिकॉज सेल डिवाइड करना, सेल का नंबर इंक्रीज करना लिविंग प्रॉपर्टी है, प्योरली लिविंग प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेल मल्टीप्लाई कर सकती है। तो सेल डिवाइड करके अगर कोई ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली वो लिविंग होगा। अगर सेल डिवाइड करके नहीं ग्रो कर रहा तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की ग्रोथ एक जैसी हो जाएगी, बिकॉज इन दैट केस केवल ग्रोथ कैसी होगी? बाय द मटेरियल डिपोजिशन ऑन द सरफेस, केवल सरफेस पे मटेरियल डिपॉजिट होगा और इस तरीके से ग्रोथ आएगी। तो अगर हम किसी भी लाइन में हल्का सा ट्विस्ट ले लें तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और हमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना होता है कि
पेपर तो एनसीईआरटी से आता है, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके बाद भी क्वेश्चंस गलत क्यों होते हैं। तो हमें एक चीज़ आज पहली क्लास है ये माइंड में रखनी है कि हमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ईच एंड एवरी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमें ये भी सोचना है कि अगर इन क्वेश्चंस को बदलने की कोशिश की जाए तो इनसे नए एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं। मेरा सिंपल टारगेट होता है कि एमसीक्यू में आपके लिए क्या होता है, 4 ऑप्शंस 1 क्वेश्चन 1 आंसर। मेरे लिए क्या होता है, 4 ऑप्शंस 4 पॉसिबिलिटीज 16 एमसीक्यूज एंड 16 आंसर। मैं इस तरीके से सोचता हूं कि अगर इसमें ये लाइन चेंज कर दी जाए तो आंसर क्या बन जाएगा, और अगर लाइन यही रखनी है तो ऑप्शन कैसे बदल सकते हैं। जब इतनी प्रैक्टिस आप किसी चीज़ की कर लेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट 100% आप उस कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर होंगे, तभी ये कर पाएंगे कि 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और एक स्टेटमेंट के 9 और कौन से 4 ऑप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज हमें आने वाली क्लासेस में भी चीज़ों को कंप्लीट करना है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, यूनिसेलुलर इज इमॉर्टल, यस नो डाउट यूनिसेलुलर इमॉर्टल है क्योंकि वहाँ पे हम मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि एक्चुअली डेथ हुई है। डेथ इज ए नेचुरल फिनोमिना है ना, डेथ नेचुरली होती है। यहाँ पे डेथ का मतलब आर्टिफिशियल डेथ से नहीं है। तो बैक्टीरिया अगर पहले ही डिवाइड कर जा रहा है तो एक्चुअली जो पेरेंट सेल है उसकी कोई डेथ तो हुई नहीं, वो तो 2 डॉटर सेल्स के अंदर चेंज हो गया। तो सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नो डाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल होते हैं। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है रिप्रोडक्शन। हमारा ग्रोथ से फिलहाल ओवरऑल पर्पस सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग में कॉमन है, और रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये लाइन भी हमारे लिए एक्सेप्शन है। अगर आप इन दोनों लाइन को हटा दें देन नो डाउट ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कम टू रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन पे देखते हैं क्या है। अभी मैंने बोला रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स सिंपली एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे मल्टीप्लाई करता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पे क्या होता है, हम पेरेंट्स लेते हैं और पेरेंट्स से क्या बनती है, ऑफ स्प्रिंग्स, नेक्स्ट जनरेशन आती है। सो पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। तो जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगी, और ऑफ स्प्रिंग्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि दे आर सिमिलर टू पेरेंट्स, है ना, दे आर सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगी और वो ऑफ स्प्रिंग्स पेरेंट्स से सिमिलरिटीज को शो करेंगी। ये बहुत प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगर हम रिप्रोडक्शन को सिंपल वर्ड में देखें तो इट इज सिंपली एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपना नंबर इंक्रीज करता है, कैसे वो मल्टीप्लाई करता है, ये उसका रिप्रोडक्शन कहलाएगा। रिप्रोडक्शन को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 2 टाइप के होते हैं, सबको पता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो मैंने भी बताया कि सेल को डिवाइड करना, सिर्फ सेल डिवीजन भी अपने आप में एक रिप्रोडक्शन का तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है तो उनमें सेल का डिवाइड करना भी उनका रिप्रोडक्शन हो सकता है ना। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं आपको वो ऑप्शंस क्लियरली शो करता हूँ। यस, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया कि आप एक ऑप्शन ले सकते हैं लाइक सेल डिवीजन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आप जानते ही हैं, बैक्टीरिया। और सेल डिवीजन का एग्जांपल क्या आएगा, सेल डिवीजन का एग्जांपल हो गया हमारे पास जितने भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है उनका डिवीजन ही उनका मल्टीप्लिकेशन है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, है ना। इसके अलावा वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एल्गी फंगी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
आप आगे जू स्पोर्स, कोनिडियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, ए प्लानोस्पोर्स, सो मैनी स्पोर्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ लोअर प्लांट्स एंड फंगी। तो हम स्पोर फॉर्मेशन को एक क्राइटेरिया कंसिडर कर लेते हैं। आपने बडिंग भी देखा होगा, तो बडिंग सिंगल सेल में अगर बडिंग होती है तो ईस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में जैसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है हमारे लिए रीजनरेशन, बिकॉज प्लांट्स में जो और एग्जाम्पल है वो तो हम आगे भी देखेंगे क्योंकि हम बॉटनी की क्लास देख रहे हैं, चीज़ें रिपीट होंगी। बट अगर हम रीजनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है प्लेनेरिया। तो फिलहाल के लिए आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है एंड रीजनरेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रीजनरेशन हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपने प्रोटोनिमा पढ़ा होगा, प्रोटोनिमा है ना, मॉसेस के अंदर होता है, एल्गी हैं, फंगी हैं। इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैगमेंटेशन। इन सब में इंपॉर्टेंट क्या आएगा, फ्रैगमेंटेशन। तो सेल डिवीजन हो गया, बाइनरी फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, दीज आर द फ्यू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और यहाँ से एक एग्जाम्पल दैट इज रीजनरेशन, और रीजनरेशन में आपको प्लेनेरिया एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वन इज कॉल्ड मियोसिस एंड अदर इज गैमीट फॉर्मेशन एंड देयर फ्यूजन, दैट इज सिनगैमी। तो अगर किसी प्रोसेस में मियोसिस और सिनगैमी बोथ आर इन्वॉल्व, देन हम उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। समीर कह रहे हैं कि सर रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए जैसे ये एक सेल है या एक ऑर्गेनिज्म है, इसका हम 4 पीस कर दें और हर पार्ट जो इसका फ्रैगमेंट्स कहलाएगा, अगर उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए, जितने टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा क्या करेगा, एक कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। तो दैट इज बेसिकली का फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि जो पार्ट लॉस्ट हुआ वो दोबारा बन जाए, और जो लास्ट पार्ट है उससे पूरी बॉडी भी बन जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। लाइक कि अगर ये ऑर्गेनिज्म है और इसका ये पार्ट लॉस हो गया तो होगा क्या, उसमें होना ये है कि ये वाला पार्ट लॉस हुआ था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट दोबारा बना देंगे, ये दोबारा से बन जाएगा। और जो पार्ट यहाँ पे लॉस हुआ था, ये वाला पार्ट मान लीजिए लॉस हुआ था, तो ये पूरी बॉडी बन जाएगी। तो दोनों तरीके से रीजनरेशन होता है, पार्शियल रीजनरेशन है, ट्रू रीजनरेशन है। रीजनरेशन को भी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब ये है कि अलग अलग फ्रैगमेंट्स बन गए, और हर फ्रैगमेंट, जैसे प्लांट्स में आप पढ़ते हैं कॉमन कि एल्गी या फंगी है, उसके आपने टुकड़े कर दिए, और जितने टुकड़े किए हैं हर टुकड़ा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के स्टेटस को अटेन कर लेता है। सो दैट इज व्हाट फ्रैगमेंटेशन इज। एंड रीजनरेशन में जो पार्ट लॉस हुआ है वो रीजनरेट हो जाएगा। सो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन ये दोनों चीजें हैं। एग्जाम्पल भी दोनों के अलग अलग ही आएंगे। रीजनरेशन एज इन प्लेनेरिया, एंड फ्रैगमेंटेशन जैसे प्रोटोनिमा, एल्गी, है ना, और फंगी, इन सब केसेस में आप फ्रैगमेंटेशन का ऑप्शन देखेंगे। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स फ्यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और गैमीट्स बनते कैसे हैं वो डिपेंड करता है। बट कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें मियोसिस और सिनगैमी, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सिनगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो अगर किसी प्रोसेस के अंदर मियोसिस और सिनगैमी हो रही है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो रिप्रोडक्शन में सिर्फ नंबर इंक्रीज हो रहा है, और नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल वे में होगा या सेक्सुअल वे में होगा। अब क्या रिप्रोडक्शन को आप एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं, इस पे हम वर्क करते हैं। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? यहाँ भी हमारे पास वही दो एक्सेप्शन है। एक जो आपने देखा कि अगर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, बट ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं वो ग्रोथ कौन सी लेनी है, बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो अगर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एक ही बातें हो जाएं, इक्विवेलेंट हो जाएं, तो आप उसको डिफाइनिंग में नहीं ला सकते। एंड द सेकंड केस जो इंपॉर्टेंट है, आर द स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। जैसे आप जानते ही हैं,
आपने स्टेराइल ऑर्गेनिज्म में लाइक म्यूल पढ़ा होगा, है ना, क्लियर। म्यूल में क्या है कि मेल डंकी है और फीमेल हॉर्स मेयर, तो हमने डंकी और मेल का क्रॉस करा के म्यूल बना दिया, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए आपने लाइगर अगर पढ़ा है तो लायन और टाइगर के बीच में क्रॉस करके बनाया। सो दीज आर द फ्यू जो स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है, या कोई ह्यूमन में भी स्टेराइल कपल है, तो इन दैट केस अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो क्या अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई ना करे, रिप्रोड्यूस ना करे, तो वो लिविंग नहीं होगा? ऑफ कोर्स वो लिविंग तो होगा। इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन लिविंग की प्रॉपर्टी हो सकती है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, बट स्टिल रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में लेके आए। सरफराज ने लिखा था स्टार्टिंग में स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स होते हैं। आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअली बहुत वाइड स्कोप है, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। समीर कह रहे हैं कि सर बीज भी होती हैं। ऑफ कोर्स बीज में भी स्टेरिलिटी प्रेजेंट है एज ए ड्रोन्स। यस, मेल्स जो ड्रोन होते हैं वो, लेकिन एक्चुअली ड्रोन्स के साथ ये केस है कि ड्रोन्स स्पर्म बना सकते हैं बाय माइटोसिस, और फिर वो स्पर्म अगर एग से फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉयड फीमेल बनती है। डिप्लॉयड फीमेल में क्वीन फर्टाइल होती है और जो नर्सिंग वर्कर्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते। तो बेसिकली जो डिफरेंस आएगा वो बेसिक आएगा क्वीन और वर्कर बीज में। ड्रोन्स तो स्पर्म बना ही रहे हैं, तो बेसिकली उनको अगर हम देखेंगे तो फर्टिलिटी में काउंट कर सकते हैं, बिकॉज वो गैमीट्स बना रहे हैं और स्पर्म फ्यूज करेगा, आगे वो एग से फ्यूज करेगा तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और वो डिप्लॉयड जाइगोट न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वो क्वीन में कन्वर्ट होगा या फिर वो नर्सिंग वर्कर्स में जाएगा। तो जेनेटिक्स में हमारे पास ऑलरेडी हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड है, जहाँ पे आप बीज के अंदर किस तरीके से ड्रोन्स, वर्कर्स और क्वीन डिसाइड किए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो समीर का डाउट हमारा जो है वो पूरा हुआ। सो रिप्रोडक्शन भी हमारे लिए फिलहाल आंसर यही आया कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? अब मेटाबॉलिज्म क्या हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? मेटाबॉलिज्म क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? प्योर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आप रिएक्शंस को पढ़ते ही है कि रिएक्शंस में एनर्जी यूज होगी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या रिलीज हो रही है इस सिनेरियो में, है ना। सरफराज कह रहे हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस फाउंड इन ओनली क्वीन बी इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी? बेटा उसमें यही हो सकता है कि जो क्वीन बी है वो फर्टाइल है, वो सिर्फ फर्टिलिटी का काम करती है। अगर हम उसको डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से देखेंगे तो उसका केवल एक ही काम है कि वो फर्टाइल है और उसे रिप्रोड्यूस करना है। जो नर्सिंग वर्कर्स होती हैं दे आर ऑल्सो फीमेल, बट वहाँ पे वो पॉलन या नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, वो उनका काम होता है। और ड्रोन्स यूजुअली जो है वो उस हाइव्स को प्रोटेक्शन देते हैं एज वेल एज मेल गैमीट स्पर्म बनाने में रोल प्ले करते हैं। विवेक कह रहे हैं सर इसमें सेम क्वेश्चन है एज सरफराज। यस सर, सेम क्वेश्चन। सो मैंने बताया आपको विवेक और सरफराज दोनों चीजें कि न्यूट्रिशनल क्राइटेरिया है डेवलपमेंट के हिसाब से, बट एक क्वीन अगर बन गई और एक नर्सिंग बी बन गई, वर्कर जो कहलाती है, तो दोनों में केवल डिवीजन ऑफ लेबर का डिफरेंस है। क्वीन फर्टाइल है इसलिए वो पूरे हाइव के अंदर अकेला होता है, एक छत्ते में केवल एक क्वीन होती है और वो केवल फर्टिलिटी के टर्म्स में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। बाकी जितनी भी फीमेल्स होंगी उन्हें हम नर्सिंग बीज कह रहे हैं, और नर्सिंग बीज क्या करती हैं, वो पॉलन या नेक्टर को कलेक्ट करके लाती हैं और उसके हिसाब से वो न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का फर्क है, रिप्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज का फर्क है, नेक्टर वो लेके आ रही है नहीं लेके आ रही है ये फर्क पड़ सकता है, बट बोथ आर डिप्लॉयड एंड बोथ आर फीमेल्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जैसे मैं बताया आपको कि ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। बायो हमने वर्ड इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि अगर आप ये लिखें कि ऑल द केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, या बॉडी को आप पहले ले आइए, टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
केमिकल रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक करके पढ़ते ही हैं। इसी बेसिस पे यहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म दो टाइप की है, लाइक वन इज एनाबॉलिज्म एंड अदर वन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये दो टाइप की है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, है ना। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सिंपल से किस पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। अगर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उससे हम कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ जाते हैं, है ना। इसमें सिंथेसिस हो रही है तो आप इन्हें सिंथेटिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, दीज आर ऑल सिंथेटिक। या कुछ बन रहा है तो इन्हें बिल्डअप रिएक्शन बोल देते हैं। कुछ नया बन रहा है तो क्या कहलाएगा, बिल्डअप रिएक्शन कहलाएंगी। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स का हम ब्रेक डाउन करेंगे और सिंपल फॉर्म्स हमारी बन जाएंगी, तो उसके हिसाब से ये डिग्रेडेशन हो गया, तो ये डिग्रेडेटिव या इनको आप ब्रेक डाउन रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि एनाबॉलिज्म में क्या है कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे आ रहे हैं। एनाबॉलिज्म में यूजुअली सिंथेसिस हो रही है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, तो हमने सिंथेटिक या बिल्डअप रिएक्शन लिखा। कैटाबॉलिज्म में हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे डिग्रेडेटिव रिएक्शंस हो रही हैं, ब्रेक डाउन हो रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं, तो उस सेंस में ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल में लें तो ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि सिंपल से जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी यूज होगी तो आप इसे इन जनरल क्या बोल सकते हैं, जो रिएक्शन है वो कैसी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आ गई यहाँ पे। कैटाबॉलिज्म में रिएक्शंस कैसी हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो ये एक्सोथर्मिक में काउंट हो गए। अब जैसे मान लीजिए आपसे कभी पूछा जाए कि एनाबॉलिज्म में एग्जाम्पल क्या है, तो एनाबॉलिज्म में जैसे आप प्लांट में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना। हरीश ने पूछा था सर नर्स फर्टाइल नहीं होती, यस नर्स फर्टाइल नहीं होती। एंडोथर्मिक का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जैसे आप पढ़ते ही हैं, मैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर आप फोटोसिंथेसिस लिखते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर से, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, जो बनेगा वो ग्लूकोज C6H12O6 और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगी। इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म। ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट सिंथेसिस है, इसीलिए नाम दिया गया फोटोसिंथेसिस। तो लाइट की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट। सनलाइट का काम क्या है, इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा कि एनर्जी यूज होगी, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज हो रही है, दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। तो सन की रेडिएंट एनर्जी को यूज कर रहे हैं प्लांट्स और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बना रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसा हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस। अगर हम कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एग्जांपल जैसे रेस्पिरेशन है, आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन में क्या है, आप रिएक्शन उल्टा करके लिखते हैं ना। रेस्पिरेशन में हमारे पास रिएक्शन क्या आती है, रेस्पिरेशन में हम लिखते हैं कि ग्लूकोज है C6H12O6, इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमारे पास 6CO2 और 6H2O बन जाएगा और हमारे पास एनर्जी आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो एनर्जी रिलीज हो गई, तो एनर्जी रिलीज हो गई तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे आ गए। ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों में रिएक्शंस आ रही हैं। विवेक ने कहा है सर कैटाबॉलिज्म दोबारा बता दो स्टार्टिंग से। यस बिल्कुल विवेक, कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल पे जा रहे हैं। जब आप एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर लिया तो हमारे पास सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और ये ऑलरेडी जैसे आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं उस तरीके से आएगा। सो ग्लूकोज को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्योंकि रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी यहाँ पे आप जूल या किलो कैलोरी नहीं लेंगे, सेल का जो एनर्जी करेंसी है वो ATP है, तो बनेगा तो एक्चुअली ATP ही। तो रेस्पिरेशन में आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल इनऑर्गेनिक पे जा रहे हैं,
और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए हमने इसको ब्रेक डाउन रिएक्शंस बोला। एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए हमने इसको एक्सोथर्मिक बोला। क्लियर? और एनाबॉलिज्म में क्या था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे गए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाया, क्योंकि सिंथेसिस हुई इसलिए बिल्डअप रिएक्शन है, क्योंकि सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी यूज हो गई एंड दैट्स व्हाई ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया रेस्पिरेशन और एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे बॉटनी में, आप जू में भी, एनिमल फिजियोलॉजी में आपको बहुत सारे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस मिलेंगे, जहाँ पे आप या तो चीज़ों को ऑक्सीडाइज करेंगे, तोड़ेंगे, या चीज़ों की सिंथेसिस करेंगे, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी यूज होगी। तो अगर हम इन्हीं सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस का सम कर लें, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, तो क्या बन जाएगा, मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। सरफराज ने पूछा था सर हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनाना और उसकी कैलकुलेशन अभी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में जब आप 1 ग्लूकोज बनाएंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि C3 साइकिल से बना रहे हैं या C4 साइकिल से बना रहे हैं या कैम पाथवे से बना रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से है। C4 प्लांट्स अलग हैं, C3 प्लांट्स अलग हैं, कैम प्लांट्स अलग हैं। तो इनको हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस प्लांट के लिए क्या लेके आ रहे हैं। और ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरा हमेशा से ये रहता है कि आपको अभी जितनी ज़रूरत है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को समझने के लिए, हम पहले उस पर फोकस करते हैं। हालांकि आपने जैसे पूछा तो C3 साइकिल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे हमें 18 ATP चाहिए होते हैं, अगर आपको पहले से याद है फोटोसिंथेसिस में। तो C3 साइकिल से अगर ग्लूकोज बनेगा तो 18 ATP आंसर आएगा। ऐसे कैम पाथवे या C4 साइकिल अगर हम ले रहे हैं तो C4 साइकिल के अंदर हम देखेंगे तो 30 ATP आर रिक्वायर्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म। सो डिफरेंट आंसर्स आर देयर। सरफराज ने ये भी पूछा था एंड हाउ मेनी आर रिलीज्ड। रिलीज्ड का अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्चुअली 2 पॉसिबिलिटी आती हैं। आपने दोनों क्वेश्चंस को किया होगा। अगर हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पे जो ATP आएंगे वो या तो आंसर किसी बुक में 36 होगा और किसी में 38 होगा। 36 या 38 ATP molecules are formed per molecule of glucose oxidized during, यहाँ पे respiration भी काउंट आपको करना है, and that respiration is aerobic respiration, because respiration भी अलग अलग टाइप का है, तो anaerobic और aerobic के आंसर्स भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। नो, प्रदुल्या सिंह ने लिखा है 36 ATP फॉर C3। नहीं बेटा, 36 ATP तो रेस्पिरेशन में है और C3 पाथवे जो आप ले रहे हैं वो तो फोटोसिंथेसिस का है, तो दोनों आपने मिक्स कर दिया है। C3 के लिए क्या होता है, C3 साइकिल के अंदर 18 ATP बनते हैं और C4 के लिए हमें 30 चाहिए होते हैं। रेस्पिरेशन में 36 या 38 आंसर आएगा, है ना। तो आपने पूछा तो बीइंग ए टीचर मैंने आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया, बट मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए कि हम जितना टॉपिक एट ए टाइम पढ़ते हैं उसी पे फोकस करते हैं। आगे तो हमें यही एक्सरसाइज करनी है कि हमें एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करना है, बिकॉज जो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते उन क्वेश्चंस में लिंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन किसी और चैप्टर से है और उसके ऑप्शंस किसी और चैप्टर के हैं, हमें दोनों को क्रॉस लिंक करके एक क्वेश्चन फ्रेम करना है। और ऐसे केस में आपको जब दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल ये कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में ये था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम मेटाबॉलिज्म को, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, इन द सेंस कि क्या ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल के अंदर हो रही हैं। जैसे रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस में एनर्जी इन्वॉल्व है, या तो यूज हो रही है या रिलीज हो रही है। और अगर एनर्जी इन्वॉल्व है तो एनर्जी को रेगुलेट भी करना है। क्लियर, एनर्जी को रेगुलेट करना है तो हमें कोई ऐसा फैक्ट्री चाहिए, कोई ऐसा प्लांट चाहिए जहां पे हम एनर्जी को कंट्रोल कर सकें। सो दैट प्लांट और दैट फैक्ट्री इज द सेल, है ना। सेल बेसिकली क्या काम करती है, सेल जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल का काम यहाँ पे क्या है, सेल इज द फैक्ट्री वेयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ होती हैं, सेल के अंदर होती हैं। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आप सेल के बाहर नहीं लेंगे, और अगर सेल के बाहर लेंगे, अगर सेल फ्री सिस्टम में आप कोई रिएक्शन लेते हैं
तो फिर वो बायोकेमिकल ना होके सिर्फ केमिकल रह जाएगी। बिकॉज बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल है तो बायोलॉजी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत फाउंडेशन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सेल बनती है तो हम चीजें पढ़ते हैं। अगर आपने सेल से बाहर कोई चीज ले आए, आप सेल फ्री सिस्टम में ले आए, आपने किसी रिएक्शन को आइसोलेट कर लिया, तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, फिर वो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगी, है ना। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि अगर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब है मान लीजिए हमने टेस्ट ट्यूब में काम किया, देन व्हाट, अगर आप किसी रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं तो फिर क्या है, फिर वो लिविंग और नॉन लिविंग के क्राइटेरिया से अलग हो गया, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है तो डेफिनेटली वो लिविंग है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा है कि इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म्स, बिकॉज अगर सेल है तो डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म होगा, लाइफ फॉर्म्स को लिविंग में आप काउंट करेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है, इट अकर्स इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होगी, एंड डेफिनेटली इस क्राइटेरिया के हिसाब से मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक इशू है कि यही केमिकल रिएक्शंस जो अभी तक सेल के अंदर हो रही थी, यहाँ लिखा है दे कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, उनको आप चाहें तो उनको बॉडी से बाहर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड है तो फिर वो ना तो लिविंग है और ना ही वो नॉट लिविंग है। नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसका मतलब क्या है। तो अगर आप आइसोलेटेड रिएक्शंस को ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट लिविंग रिएक्शंस हो सकती हैं, उनको आप लिविंग रिएक्शंस में ला सकते हैं, है ना। जैसे इसी को मैं एक एग्जांपल में दूं, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हम रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एनर्जी कितनी मिलती है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर हम ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6, इससे जो हमें रेस्पिरेशन में एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है, दैट इज 36 ATP। सिर्फ हम कंसिडर यही कर लेते हैं। अगर इस 36 ATP को हम किलो कैलोरी में लिखेंगे तो इट कम्स टू 686 किलो कैलोरी। अगर हम ये मान लें कि 36 ATP में कितनी एनर्जी है, 36 ATP में जो फॉस्फेट बॉन्ड है, जो एनर्जी बॉन्ड कहलाता है। सौरभ ने पूछा सर इस फॉर्मेशन में यूरिया होगा एग्जाम्पल, यूरिया किसने बेटा लेना है आपको, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, बिकॉज यूरिया किस लिए लिया गया है, आगे मुझे बताइएगा जरूर। सो ग्लूकोज में अगर हम 36 ATP ले रहे हैं, है ना, सो उस 36 ATP में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो कितनी है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी आती है। और अगर हम इसको एक एपरेटस में काउंट करें, एक एपरेटस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर एक एपरेटस है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके उनसे निकलने वाली एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं। तो अगर 1 ग्लूकोज को कैलोरी मीटर में हम ऑक्सीडाइज करें, 1 ग्लूकोज को, तो हमें कितना मिलता है, 686 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक। और अगर हम रेस्पिरेशन में देखेंगे तो कितना मिलेगा, तो हमें 36 ATP मिलेगा। एक डिफरेंस ये तो है ही कि ATP सेल के अंदर ही बन सकता है, ATP आप कैलोरी मीटर में नहीं बना सकते, वो मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है। तो डेफिनेटली ATP का फॉर्मेशन सेल के अंदर होगा, बट जितनी एनर्जी ATP कैरी कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी आपको कैलोरी मीटर में भी मिल जाएगी अगर आप 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली एरोबिकली ऑक्सीडाइज करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिएक्शंस सेल के अंदर हो रही हैं वो रिएक्शन सेल से बाहर भी हो सकती हैं, रिएक्शंस आर सेम, उनसे मिलने वाली एनर्जी भी बराबर है। तो फिर अगर ऐसा है तो हम इनको लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्यों ले जा रहे हैं। अगर रिएक्शंस को सेल से बाहर करके भी वही रिजल्ट आ रहा है जो रिएक्शन को सेल के अंदर करने से हो रहा है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सौरभ ने लिखा कि सर यूरिया लैब में भी प्रिपेयर होता है और बॉडी में भी प्रिपेयर होता है। डेफिनेटली अगर यूरिया लैब में प्रिपेयर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो गया, और अगर वो आपने बॉडी में प्रिपेयर किया तो वो बायोकेमिकल हो गया। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। अगर हम सेल के अंदर ले रहे हैं तो हम बायोकेमिकल वर्ड यूज करेंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी में जो आप केमिकल रिएक्शंस लेते हैं जिनको वाइटल एक्टिविटीज कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, वाइटल मीन्स जहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वेशन है, जहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स आएगी, जहाँ पे आप एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो अगर ये बायो एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व है तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगी। एंड डेफिनेटली फिर वो, क्योंकि वो सेल के अंदर हो रही है, तो इसलिए सेल की वजह से हमने लिखा है मेटाबॉलिज्म को कि वो डिफाइनिंग है। यहाँ पे लिखा है मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड द सेल। अगर मेटाबॉलिज्म सेल से बाहर हो रही होती तो फिर वो डिफाइनिंग नहीं होती, वो सेल के अंदर है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्योंकि हमने ये एग्जांपल यहाँ पे देखा है कि अगर हम 1 ग्लूकोज को सेल के अंदर ऑक्सीडाइज करें और 1 ग्लूकोज को सेल से बाहर ऑक्सीडाइज करें, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बराबर है, तो हम ये कैसे कह पाएंगे कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शंस है वो सेल के लिए स्पेसिफिक है, इसलिए हम उसको डिफाइनिंग माने। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर होगा। बट अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इन विट्रो टेस्ट ट्यूब कंडीशंस के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म में हमने अगर उनको कराया है तो वो ना तो लिविंग में आएंगी ना वो नॉन लिविंग में आएंगी। आप ये तो कह सकते हैं कि सर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एक लिविंग रिएक्शन है, बट लिविंग वो तभी होगी जब आप उसको सेल के अंदर करोगे, सेल से बाहर बोलोगे तो फिर वो नॉन लिविंग रिएक्शन में काउंट कर ली जाएगी। तो ये यहाँ पे मतलब था कि हम मेटाबॉलिज्म से भी इस चीज़ पे तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है। हालांकि मेटाबॉलिज्म कब डिफाइनिंग होगा, जब वो सेल के अंदर होगा, सेल से बाहर है तो मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस में काउंट कर लिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स टू कॉन्शियसनेस, जो हमारी 4th प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। अगर हम कॉन्शियसनेस पे जाते हैं, हरीश ने लिखा कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ इन बॉडी रिएक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ इन बॉडी रिएक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। बॉडी के अंदर हो रही हैं तो कॉन्टिन्यूअस रिएक्शंस होती रहती हैं, प्रोसेस। हालांकि प्रोसेस एंड भी होते हैं। एक्चुअली क्या है कि ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी है, वो जो सेल है, सेल की मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स की है। हम जब भी किसी प्रोसेस को पढ़ते हैं तो ये कंसिडर करते हैं कि प्रोसेस खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। जैसे अगर आपको पहले का कोई कंटेंट याद है तो रेस्पिरेशन में जहाँ पे आपको एम्फीबोलिक पाथवे समझाया जाता है, वहाँ पे कुछ जर्नलाइजेशंस मेंशन किए जाते हैं और उन जर्नलाइजेशन में लिखा होता है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि 1 ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके हमें 36 ATP दे रहा है। ये हमने कंसिडर किया, बिकॉज पूरा प्रोसेस आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप ये मान लेंगे कि ना तो कोई मॉलिक्यूल बीच में से एग्जिट कर रहा है और ना ही कोई मॉलिक्यूल बीच में से पाथवे में एंटर कर रहा है। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो रिएक्शंस एक साथ हैं, कपल्ड हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आगे पीछे होती रहती हैं। यहाँ से कुछ बना और कहीं और यूज हो गया, प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही बीच में से निकल के मॉलिक्यूल किसी और प्रोसेस के अंदर एंटर कर गया। तो क्योंकि सारी रिएक्शंस कपल्ड होती हैं, इसलिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि हम उनको कॉन्टिन्यूअस कब तक लेंगे। बट ये फिक्स है कि हम प्रोसेस को एंड तभी कंसिडर कर पाते हैं जब हम जर्नलाइजेशंस के साथ उस प्रोसेस को पढ़ते हैं। हरीश ने लिखा सर सेल के बाहर रिएक्शंस होने के बाद रुक जाते हैं इसलिए। हाँ, ये ठीक है, सेल के बाहर डेफिनेटली, क्योंकि सेल के बाहर आप आइसोलेटेड रिएक्शन ले रहे हो। अगर आप एक ही रिएक्शन या एक ही प्रोसेस कंसिडर कर रहे हो तो वो एक लिमिट के बाद रुक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बॉडी के अंदर वो प्रोसेस, जो प्रोडक्ट्स बने वो कहीं और यूज हो जाएंगे, जो इंटरमीडिएट्स बने वो आगे कहीं और यूज हो जाएंगे। यस, ये बात सही है आपकी। सेल के अंदर रिएक्शंस चलती रहती हैं, बिल्कुल सेल के अंदर चलती रहेंगी, विधि भी कह रही है। यस, ओके, तो वो चीज़, उसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों बातें ठीक हैं आपकी कि अगर सेल के अंदर आप ले रहे हैं तो रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, बिकॉज हम लिविंग हैं, हमारी डेली रिएक्शंस हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली हैपन हो रही हैं। अगर हम आइसोलेशन में कंसिडर करेंगे तो उनमें से जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। नाउ 4th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट 4th प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। अब अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, ये रिस्पॉन्स है। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी हमारे बाहर का एनवायरनमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्स करना। जो भी एबायोटिक एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट कैसा है, एबायोटिक भी होता है जैसे आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं, और बायोटिक भी हो सकता है।
तो जो भी ए बायोटिक या बायोटिक एनवायरनमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्स शो करना, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में क्या है, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, प्लांट्स हैं तो उनके लिए रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन है, एल्टीट्यूड है, इवन फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स होता है, आगे आप फिजियोलॉजी में पढ़ते ही हैं। फोटो पीरियोडिक का मतलब है कितने आवर्स की लाइट दे रहे हैं, फोटो पीरियड, लाइट पीरियड कितने आवर्स का है, तो इस चीज़ से भी फ्लावरिंग गवर्न होती है, एक प्रोसेस आप पढ़ते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ऐसे एनिमल्स के अंदर भी होता है कि वो डे में बाहर आते हैं अपनी डेली एक्टिविटी के लिए या नाइट में बाहर आते हैं, तो जो भी उनकी डेली एक्टिविटी है अकॉर्डिंगली उनको आप डायर्नल और नॉक्टर्नल बोलते हैं। तो जो भी हमारे चारों तरफ ए बायोटिक और बायोटिक एनवायरनमेंट है, हमारे पास या लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको सेंस कर सकता है, उन चीज़ों को वो परसेप्ट कर सकता है, उनका परसेप्शन लेके उनके लिए वो रिस्पॉन्स शो कर सकता है। लाइक कि अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो मुझे ठंडा लग रहा है, तो मेरी बॉडी ने ये फील किया कि टेम्परेचर लो है और उसके अकॉर्डिंगली मेरी बॉडी में अगर शिवरिंग स्टार्ट हो गई तो मैंने रिस्पॉन्स शो कर दिया। बैक्टीरिया के बाहर अगर आपने सॉल्ट रख दिया तो उसकी लाइसिस हो जाती है, तो उसने सॉल्ट की प्रेजेंस को परसीव करके और रिस्पॉन्स शो किया कि एक्सॉस्मोसिस हो गई और बैक्टीरिया की लाइसिस हो गई। तो हम जो भी ए बायोटिक और बायोटिक एनवायरनमेंट है उसके लिए सेंस करते हैं और उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। सिंपल बोलेंगे तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट या स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करना कॉन्शियसनेस करता है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस को भी शो करता है, जैसे यहाँ पे लिखा ना बायोटिक, ह्यूमन के लिए भी कॉन्शियसनेस को शो करता है। आप मेरे पास बैठे हैं, मैं इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्स शो करूँगा, एक प्लांट के पास कोई दूसरा प्लांट लगा है तो उसका वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, तो ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो करता है, ये ह्यूमन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम ये देखें कि क्या कॉन्शियसनेस के अंदर कोई चीज़ें हैं, क्या कॉन्शियसनेस में कोई लूप होल है एक्सक्यूज मी, जिसकी वजह से हम ये देखें कि वो डिफाइनिंग बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि ये मोस्ट ऑब्वियस है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि रिस्पॉन्स हर चीज़ के लिए अलग अलग है, और फिर वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आएगा कि रिस्पॉन्स को हम अलग अलग एंगल से पढ़ेंगे। लाइक टेम्परेचर का रिस्पॉन्स अलग है, ड्यूरेशन का इंपॉर्टेंट अलग है, लाइट की इंटेंसिटी की इंपॉर्टेंस अलग है, ह्यूमिडिटी या एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के जो ग्रेडियंट्स है उनका रिस्पॉन्स अलग है। तो हर एक ए बायोटिक और बायोटिक एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स अलग आएगा, तो इसलिए ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है कि हम किस तरीके से इन स्टिमुलस को परसीव करते हैं और फिर हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उनके लिए कैसे रिस्पॉन्स को शो करती है। एंड इसलिए फिर क्या है, कॉन्शियसनेस इज द ओनली डिफाइनिंग फीचर। अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करेंगे सो दिस इज द ओनली डिफाइनिंग फीचर या ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कॉन्शियसनेस क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्लियर? तो अगर हम इस पूरे टॉपिक को पहले तो सिंपल तरीके से देखें कि ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है ना, हमने चारों प्रॉपर्टी को पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा कि ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बातें हैं। ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज इक्विवेलेंट टू देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और दूसरा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं, बट दैट ग्रोथ इज ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मास, केवल वो एक्सटेंसिव ग्रोथ को ही शो कर सकते हैं, बट ओवरऑल क्या हुआ, ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है। फिर हमने रिप्रोडक्शन को देखा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो अलग अलग टाइप का है, बट रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग नहीं था। उसके भी दो रीजन थे। पहला तो सेम था ग्रोथ वाला कि रिप्रोडक्शन बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, और दूसरा था कि स्टेराइल ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेराइल है, लिविंग है, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। थर्ड हमने मेटाबॉलिज्म को देखा, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर है तो डिफाइनिंग होगा, बट क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड फॉर्म में इन विट्रो कंडीशन में आउटसाइड द सेल, सेल फ्री सिस्टम में भी हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी हमने उसको भी लिविंग या डिफाइनिंग में कंसिडर नहीं किया। फोर्थ वन इज द कॉन्शियसनेस। दिस इज द ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है तो 100% वो लिविंग ही होगा। तो ये
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ही काउंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो सिंपल आंसर आपने दे दिया, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। थोड़ा सा बदलते हैं इस क्वेश्चन को। पहला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस क्या दिए? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ग्रोथ इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्या दिया है? मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो जो एक्सेप्शंस थे वो हमने सारे एलिमिनेट किए। अगर आप ये बोलते हैं कि ग्रोथ है ना, मैं इसको आपको लिख के भी दिखाता हूं, आप देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं, पहला ये है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमने क्या लिखा है? ग्रोथ। कैसे? बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तीसरा ऑप्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये अगर आपके 1 2 3 4 ऑप्शंस हो तो आप क्या करोगे? अब लिखा है ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, तो डिफाइनिंग बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रही है तो डिफाइनिंग हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा दिया हुआ है, तो हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया डिफाइनिंग। मेटाबॉलिज्म के साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिया है, ऑफ कोर्स डिफाइनिंग होगा, तो ये सारा ही डिफाइनिंग हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन एम्स में भी कभी आया था जिसमें एक ऑप्शन दिया था कॉन्शियसनेस, वो तो अपनी जगह था ही, और उसके साथ साथ लिखा था परसेप्शन टू स्टिमुलस एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब आपको इन दोनों में से चूज करना हो तो क्या करोगे? मान लीजिए दोनों ऑप्शंस दे दिए गए और दोनों ऑप्शंस में क्या दिए गए? एक है कॉन्शियसनेस और एक लिखा है परसेप्शन टू स्टिमुलस एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो फिर यहाँ पे क्या करना है हमें? फोर्थ ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो देखना है, परसेप्शन टू स्टिमुलस एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि स्टिमुलस को परसेप्शन लेना कॉन्शियसनेस हो गया, बट यहाँ पे चौथे ऑप्शन में कॉन्शियसनेस के साथ साथ और क्या ऐड कर दिया? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। इवॉल्व होना भी एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था, एडॉप्टेशंस, इवोल्यूशन, ये भी लिविंग में काउंट किए जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि परसेप्शन जो है वो आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारे पास जो है वो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है ना। मतलब हमारे इस चीज़ पे भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं। 4 गिवन ऑप्शंस में से आपको लगेगा कि 2 आंसर्स आर करेक्ट, बट एज पर नीट पॉलिसी क्या है कि हमें दोनों में से कोई एक ही चूज करना है। सो वी हैव टू चूज बेटर आंसर। अगर बेटर आंसर है तो फिर हमें क्या देखना है? जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस टू प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इज द बेटर आंसर। ठीक है, तो ये बेटर है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होगा कि शायद 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑल आर इनकरेक्ट, बट वी हैव टू चूज 1। फिर हमारी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि नियर करेक्ट क्या है? चारों गलत तो हैं, बट इसमें से सबसे कम गलती किसमें है, और ये आपको अपने आप करना होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते, बट आप अगर आर्काइव के क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये चीज़ें भी आपको फेस मिलेंगी। कई बार आपको लगेगा कि ऑप्शंस इतने क्लोज में है कि सर मुझे क्लियर ही नहीं हो पा रहा, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर नीट क्लियर करना है तो आपको इन चीज़ों पे जाना ही होगा। ये चीज़ें आपको अंदर डेवलप करनी ही होगी, है ना।
क्वेश्चंस जो सीधे सीधे होते हैं बुक के, उनको तो आप आसानी से कर लेंगे, है ना। किसी भी स्टूडेंट के लिए बुक पढ़ना और बुक के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से क्वेश्चन करना, लाइक डिफाइनिंग क्या है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग है, हो गया आंसर। बट अगर उसको चेंज किया जाएगा, उसकी लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा, उसमें कुछ एडिशन किया जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस करके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, देन उस क्वेश्चन को करना, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तभी होगा जब आप कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर रखोगे, है ना। इस सर ने जैसा बताया है आपको वहाँ से चीज़ों को देखना है ना। तो आप कैल्विन के मॉड्यूल से इन क्वेश्चंस को करिए तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। कैल्विन के मॉड्यूल में हर एक टॉपिक के बाद कुछ एक्सरसाइज हैं, आपको डीपीपी डेली मिलेगी, ये सब चीज़ें भी हैं जो हमारी अपनी यूएसपीज़ हैं कि हम आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहे हैं जिससे आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, है ना। अब कॉन्शियसनेस के बाद एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है एनसीईआरटी में कि एक चीज तो ये है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, लिविंग। एक स्टेटस हमारा क्या हो गया, नॉन लिविंग। हमने बोला कि कॉन्शियसनेस अगर है तो लिविंग, कॉन्शियसनेस अगर नहीं है तो नॉन लिविंग। व्हाट अबाउट डेड? क्या डेड और नॉन लिविंग एक ही चीजें होती हैं, या डेड और नॉन लिविंग दो अलग अलग चीजें हैं? अगर किसी पर्सन में कॉन्शियसनेस नहीं है बट फिर भी उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो उसका स्टेटस क्या आएगा? क्योंकि नॉन लिविंग है और उसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है। जैसे आपकी बुक में समझाया गया कि अगर कोई कोमा का पेशेंट है जिसको आप ब्रेन डेड मान लेते हैं कि बिकॉज वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन वो ग्रो तो कर रहा है, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो हो रही है ना, उसकी बॉडी सेल से तो बनी हुई है। रिप्रोडक्शन ह्यूमन में एक बिहेवियर होता है बट अदरवाइज विद रिस्पेक्ट टू एज, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे गोनेट्स का डेवलपमेंट तो हो रहा है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर तो हो ही रहा है। तो सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं है कोमा के पेशेंट में, वो रिप्लाई नहीं कर सकता, वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता तो उसका स्टेटस क्या होगा? आप उसे लिविंग मानोगे, नॉन लिविंग मानोगे या डेड मानोगे? तो इस बात को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन लिविंग आएगा उसका स्टेटस। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस को शो नहीं कर रहा। हमने क्या माना कि कॉन्शियसनेस लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग देन वो कॉन्शियसनेस को शो करेगा। अगर नॉन लिविंग स्टेटस होगा तो कॉन्शियसनेस नहीं होगी, बाकी सारी चीजें होंगी, ग्रोथ भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा। डेड स्टेटस कब आता है ऑर्गेनिज्म का? डेड स्टेटस का मतलब है जब मेटाबॉलिज्म रुक जाती है, जब मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर जाती है, व्हेन मेटाबॉलिज्म सीज, स्टॉप कर जाएगी तो स्टेटस क्या बन जाएगा? डेड। जैसे कहते हैं कि हार्ट बीट अगर रुक गई तो डेड स्टेटस आएगा। बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन रुक गया तो डेड स्टेटस आ जाएगा। तो डेड इज डिफरेंट एंड नॉन लिविंग इज डिफरेंट। नॉन लिविंग तब होगा जब कॉन्शियसनेस ना हो लेकिन बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हों, और अगर मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों ही नहीं है तो स्टेटस क्या बन जाएगा? फिर उस स्टेटस को आप डेड में कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि लिविंग, नॉन लिविंग और डेड तीन अलग अलग चीजें। यहां से एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं कि लाइक जैसे एक पूछा जाता है कि ग्रोथ कब होती है ना। आप इसको इस तरीके से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें कि ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ये भी है कि ग्रोथ होने के लिए क्या होगा? क्या एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होगी, या एनाबॉलिज्म कम है कैटाबॉलिज्म से, या एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बराबर हैं, या हम कुछ कह नहीं सकते। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आपको बताना है कि ग्रोथ अकर्स व्हेन,
सर हमें मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, हरीश ने पूछा है। बेटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज हम मेटाबॉलिज्म को सेल के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आएगा, बस उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर कंसिडर कर रहे हैं ना। अगर बॉडी के बाहर वही रिएक्शन है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगा। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ग्रोथ कब होती है, ग्रोथ अकर्स व्हेन, तो उसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शंस आर एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म, सेकंड ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स एनाबॉलिज्म, थर्ड है एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ वी कांट मेक द जस्टिफिकेशन। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्या होगा, तो राइट आंसर क्या आएगा? एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होगी तो ही ग्रोथ होती है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे था कि ग्रोथ में हमने बोला कि मटेरियल्स डिपॉजिट होंगे, बट ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि मटेरियल डिपॉजिट कहाँ से होंगे, मटेरियल आएगा कहाँ से। अगर हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो हमारी बॉडी में मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ फूड। हम जो खाना ले रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वही तो है। हम अगर 4 चपातीस के इक्विवेलेंट ले रहे हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट केवल 2 चपाती के इक्विवेलेंट है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 2 रोटी के बराबर की जो एनर्जी या जो मास है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा था, वो डिपॉजिट हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ग्रो करेंगे। तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से जब ज़्यादा होगा, एनाबॉलिज्म का रेट कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होगा, तो इन जनरल प्लांट्स में ग्रोथ होती है। क्लियर? तो ये हमारा पहला टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड में, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज तो एक्चुअली सारी है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, बट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस, है ना। डिफाइनिंग क्या है हमारे पास? सिर्फ कॉन्शियसनेस, है ना। क्लियर? आ रहा है समझ में आप लोगों को बच्चा पार्टी क्या कहती है? श्यामवीर सिंह ने ए लिखा है, बिल्कुल सही। प्रद्युल्ला, प्रशांत, सब ने ए लिखा हुआ है। विवेक ने ए, बिल्कुल। तान्या ने भी लिखा है। ओके, आप लोगों के आंसर्स ठीक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम साइड बाय साइड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते चलें, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हमने इसको देखा। अब हम बात करते हैं सेकंड की, एंड दैट सेकंड इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? वेरिएबिलिटी। डाइवर्स का मतलब है विविधता, अलग अलग कितने हैं, डिफरेंसेस कितने हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर। और लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है, प्लांट, एनिमल एंड फंगी, और वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो उस अर्थ पे, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट है? फिलहाल तो यही हम मानते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो अर्थ पे जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो भी टोटल नंबर है वो हमारा क्या कहलाएगा? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। क्लियर? सर प्लीज एक्सप्लेन द कंडीशन इन केस ऑफ कोमा, शुभ्रो विश्वास ने लिखा हुआ है। ओके, कोमा का कंडीशन क्या था? कोमा का कंडीशन ये था कि हम परसेप्शन तो ले लेते हैं बट रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। लाइक जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ, कोमा में गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। अब कोमा में जाने के बाद मान लीजिए कि आईसीयू में एसी नहीं चल रहा, तो उसकी बॉडी में ये तो पता चल रहा है उसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, बट वो बता नहीं सकता कि उसमें स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा। मीन्स कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर क्या होगा? उसका स्टेटस नॉन लिविंग कहलाएगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा, एज पर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि कोमा का पेशेंट लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा या डेड होगा। तो बायोलॉजी तो यही कहती है कि कोमा के पेशेंट का जो स्टेटस है वो क्या है? नॉन लिविंग है। हालांकि वो ग्रो करेगा, वो रिप्रोड्यूस में जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योरेशन आना चाहिए किसी पर्सन की बॉडी में वो भी आएगा, उसमें मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, उसको भी डाइजेशन के हिसाब से चीज़ें अगर दी जा रही हैं तो वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगा, रेस्पिरेशन वो भी कर रहा है, बॉडी पार्ट्स ग्रो वहाँ भी कर रहे हैं, बट वो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा।
तो कोमा का पेशेंट क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस नहीं शो करता, नॉट एबल टू रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, एंड दैट्स वाई उसका स्टेटस लिविंग तो नहीं हो सकता। अगर लिविंग नहीं है तो स्टेटस हमने क्या बोल दिया, नॉन लिविंग। पर एक क्वेश्चन मार्क ये था कि क्या नॉन लिविंग और डेड अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नॉन लिविंग और डेड में डिफरेंस क्या था? नॉन लिविंग और डेड में डिफरेंस ये था कि डेड का मतलब है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी तो स्टेटस हमारा डेड आता है। कोमा के पेशेंट में मेटाबॉलिज्म हो रही है, रिस्पॉन्स नहीं है, इसीलिए वो डेड नहीं है, केवल नॉन लिविंग है। जिस दिन वो कोमा से बाहर आएगा, जिस मोमेंट पे वो कोमा से बाहर आएगा, उसी मोमेंट पे उसका स्टेटस लिविंग बन जाएगा, है ना। जैसे कि वो कोमा में गया और कोमा में मान लीजिए बाहर आ गया कोमा से, तो जैसे ही बाहर आया वैसे वो बोलने लगेगा, बताने लगेगा, पिंच बोगे तो रिस्पॉन्स करेगा, आपकी बात को सुन के उसका रिस्पॉन्स करेगा, तो इसका मतलब फिर वो लिविंग में आ जाएगा। तो लिविंग, नॉन लिविंग और डेड, ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। क्लियर? हरीश ने पूछा सर मेटाबॉलिज्म तो सेल में भी हो रहा है तो लिविंग होना चाहिए। बिल्कुल होगा, सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म है तो लिविंग होगा, लेकिन हम यहाँ पे हम किस चीज से डिफाइन कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस के बेस पे कर रहे हैं ना, जो मोस्ट ऑब्वियस। जैसे मैंने बोला कि अगर दो चीजें हैं और दोनों में से एक ही चूज करना है तो क्या करेंगे? इफ ए पेशेंट इन कोमा, देन व्हाट विल बी इट्स स्टेटस, लिविंग, नॉन लिविंग, डेड। तो उस केस में अब आपको क्या लेना है? आप मेटाबॉलिज्म के एंगल से दोगे तो लिविंग है, और कॉन्शियसनेस के एंगल से दोगे तो भी लिविंग है। लेकिन इसमें से बेटर क्या है, मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस क्योंकि कोमा में नहीं हो रही इसलिए नॉन लिविंग, हो रही होती तो लिविंग, और अगर मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रही होती तो डेड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऑप्शंस हमें क्या दिए गए। एक चीज ये भी हमेशा से याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की राइट अप्रोच ये होती है कि गिवन ऑप्शंस और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आएगा। अगर आप नीट का पेपर देखोगे तो जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं बुकलेट पे, उन पे लिखा होता है कि एक स्टेटमेंट है और उसके 4 पॉसिबल ऑप्शन है, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। तो आपको वहां से कॉन्सेप्ट नहीं समझाना किसी को कि सर इसमें तो कोई ऑप्शन ठीक ही नहीं है, इसको तो ऐसे बनाना चाहिए। वी आर नॉट द पेपर सेटर। हमें क्या करना है? हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो स्टेटमेंट और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को पढ़ के उन 4 में से सही आंसर क्या है ये बताना है। तो ये अप्रोच आपको लेके आनी है। इसीलिए आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं बुक्स में भी, और हम मॉड्यूल में भी, पीछे एग्जाम में भी नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेके डाउट तो है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उस डाउट को ओवरकम करके उसका जो पॉसिबल आंसर है वहीं पे जाना है। तो इन सब चीज़ों में आप, कोमा का पेशेंट है, कोमा के पेशेंट में हेयर ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी बेटा, सब कुछ होगा, कोई चेंजेस नहीं है। बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो नॉर्मल हो ही रही है ना, तो किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल भी होगा, किसी का हेयर ग्रो हो रहा है तो हेयर ग्रो भी होगा, है ना। दाढ़ी मूछ निकलनी है तो वो भी निकलेंगी, जो भी चीजें हैं बॉडी में वो सब कुछ होंगी। अगर 5 ईयर की एज में कोई बेबी कोमा में गया और वो 15 साल से कोमा में है, तो इसका मतलब ये था ना कि 20 साल पे बड़ा नहीं होगा, वो 5 साल का ही रहेगा, वो प्रॉपर 20 साल का बनेगा। और इन 15 सालों के अंदर बॉडी में जो बॉडी पार्ट को नॉर्मली ग्रो करना चाहिए वो सब भी नॉर्मली ही ग्रो करेंगे। लिवर का साइज भी बढ़ेगा, गोनेट्स का डेवलपमेंट भी होगा, एडोलेसेंस की स्टेज भी आएगी, जो हार्मोन्स बनने चाहिए वो भी टाइम टू टाइम पे बनेंगे। द ओनली थिंग इज कि वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, है ना। सर मेटाबॉलिज्म इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। बेटा अगर सिर्फ मेटाबॉलिज्म आएगा तो उसमें, या नहीं, मेटाबॉलिज्म विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करके लिखा होगा तो ही आप उसको डिफाइनिंग में लेके आएंगे, है ना। क्योंकि आप मुझे सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्टेटमेंट के जब आप ऑप्शंस देंगे तो ही उसका राइट आंसर आएगा। आपने जो स्टेटमेंट दिया है तो उसके हिसाब से डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन है, यस। जो भी आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सेंसेस, सेंस ऑर्गन, है ना, रेस्पिरेशन, सब मेटाबॉलिज्म में ये फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ग्रोथ हार्मोन्स, सब कुछ है। दीज ऑल आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। इन सबको आप मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। डाइजेशन इज एन मेटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, स्केलेटल, अगर बोन्स ग्रो कर रही है इट्स ऑल्सो ए मेटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। ये इस तरीके से आएगा, है ना, जहां जहां पे आप इन चीज़ों को ले रहे हैं वो। बस ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत माइन्यूट लेवल पे आपसे, मैं, क्योंकि आपने जू का एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया कि डाइजेशन या एक्सक्रीशन में क्या होगा, तो अगर मान लीजिए बोन्स में आप ये कहें या टूथ का इनेमल है, अगर आप कहते हैं कि टूथ के इनेमल में केवल कैल्शियम के पार्टिकल या फॉस्फेट डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या
तो क्योंकि वो इनेमल अगर डेड लेयर के ऊपर कोई डिपोजिशन हो रहा है तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आपने अभी क्या लिखा था कि नॉन लिविंग में जो डिपोजिशन है वो ऑन द सरफेस होगा, तो अभी तो आपने डाइजेशन बोला तो नो डाउट मेटाबॉलिक प्रोसेस है, लिविंग प्रोसेस कंसिडर किया जाएगा। बट अगर जहाँ जहाँ पे डिपोजिशन क्रिस्टलाइन स्टेट में हो रहा है, जहाँ पे डिपोजिशन ऑन द सरफेस हो रहा है, जहाँ एक्रेशन वाली ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे हम, जहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे हम सब जगह नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में से डिपेंडिंग ऑन द एरिया क्या लेना है वो ले सकते हैं। कोमा के पेशेंट डिफिकेट करते हैं, बिल्कुल करेंगे बेटे। डिफिकेट करने में वो सेंस नहीं कर सकते, वो बता शायद नहीं पाए, बट बॉडी में स्टूल बना है तो डेफिनेटली वो पास तो होगा। उसके कुछ मेडिकल वे हैं कि उसको हम किस तरीके से किया जाएगा। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हमें डाइवर्सिटी की बात करनी थी कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डाइवर्सिटी है। अब अर्थ इज द ओनली लिविंग प्लैनेट, तो उसके हिसाब से अगर हम पूरे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर कर लें तो हमारी डाइवर्सिटी बन जाएगी, है ना। यहाँ पे टोटल नंबर दिया हुआ है और टाइप दिया हुआ है। टोटल नंबर से मतलब हम यहाँ पे जो काउंट करते हैं दैट इज नंबर ऑफ स्पीशीज, क्योंकि डाइवर्सिटी भी आपको अपने आप में एक चैप्टर है 12th की एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट चैप्टर इज द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी जब आप वहां पे पढ़ते हैं तो लिखा है कि डाइवर्सिटी अलग अलग लेवल पे कंसिडर की जाती है। हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ स्पीशीज, है ना। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाएगा या स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा, है ना। ये क्या बन गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट है, तो बेसिकली वो स्पीशीज डाइवर्सिटी बनेगी। कितना नंबर है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं जो डिस्क्राइब्ड है। डिस्क्राइब्ड का मतलब है साइंटिफिकली नेम्ड, जिनका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमारे पास है और उनकी प्रॉपर टैक्सोनॉमिक पोजीशन है इन द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन। तो 1.7 to 1.8 मिलियन अप्रोक्सीमेटली ऐसी हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ये किया जा चुका है, तो उनको हम नोन स्पीशीज का स्टेटस देते हैं। नोन का मतलब है उनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में जानने का मतलब है उनका नाम पता जानते हैं। बॉटनी या ज़ूलॉजी के लिए नाम पता का मतलब है उनका वैलिड क्लासिफिकेशन, कि वो किस किंगडम में आते हैं, किस ऑर्डर में है, किस फैमिली में है, ये सब चीज़ें। अगर आप इस 1.8 मिलियन को देखोगे तो लिखा ही है कि 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। ये इन एनिमल्स में भी आपने अगर पढ़ा होगा तो 70% तो केवल इंसेक्ट्स ही हैं। 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, और इन प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो नियरली 47% तो फंगी है। और डाइवर्सिटी के लिए फंगी आर इंक्लूडेड इन प्लांट ग्रुप, है ना। ये चीज़ आप बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी। आप यहाँ पे फंगी को सेपरेट किंगडम मान के नहीं पढ़ रहे। जब भी हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूजुअली हम क्या कंसिडर करते हैं, फंगी आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स के लिए टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे हैं। तो 0.5 मिलियन अगर आप प्लांट्स मान रहे हैं तो उसमें से 47% नियरली फंगी हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं जिनमें से 70% तो बेसिकली इंसेक्ट्स ही हैं। फिर आपको अगर बायोडाइवर्सिटी का डेटा याद हो तो ये जो 1.8 मिलियन आपने लिखा हुआ है ये बेसिकली है क्या, दिस इज बेसिकली 22% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड ग्लोबल डाइवर्सिटी। जितनी भी ग्लोबल डाइवर्सिटी है, जितनी भी अर्थ पे डाइवर्सिटी है, उसका केवल 22% हम जो है वो जानते हैं। एंड दैट 22% इज 1.7 मिलियन टू 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, जिनको साइंटिफिकली नेम किया जा चुका है और क्लासीफाई किया जा चुका है। इनमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे बड़ा ग्रुप फंगी और एंजियोस्पर्म्स, फंगी और लगभग इतने ही के एंजियोस्पर्म्स हैं। ये सब बायोडाइवर्सिटी का डेटा आप पढ़ते हैं। और 1.2 मिलियन में से आप देखेंगे तो 70% तो केवल इंसेक्ट्स ही हैं। एवरी ईयर हम क्या करते हैं, 15,000 प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हैं ये न्यूली डिस्कवर्ड है। हर साल हम इनको नया डिस्कवर कर लेते हैं। नया डिस्कवर, न्यूली डिस्कवर्ड का मतलब ये हुआ कि हम इनको क्लासीफाई कर लेते हैं, इनको साइंटिफिकली नेम कर लेते हैं। तो डे बाय डे जो ये आपने लिखा है कि 22% नोन है, 78% अप्रॉक्सीमेटली अननोन है, तो हम अननोन को नोन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। पर ईयर हम 15,000 स्पीशीज को डिस्कवर कर लेते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी को फॉर्म ना शो हो रहा हो तो दोबारा से वीडियो को ऑन करके देखेंगे, अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। ओके, हियर इज ए नोटिफिकेशन फॉर यू। आपको जो अटेंडेंस लगानी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, अटेंडेंस फॉर्म, उसमें प्रेजेंट करना है। अगर किसी स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप दोबारा से ज्वाइन करिए, रीज्वाइन करने पे आपको वो फॉर्म मिल जाएगा और उसमें आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो हमारे पास एक रफ लेआउट हमने लिया है। हमें सिर्फ ये समझना है कि स्टिल देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म जो अननोन है, जिनके बारे में हमें अभी ये नहीं पता कि वो प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंगी हैं या किस पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं। प्रद्युल्य सिंह ने लिखा है स्पीशीज एज पर रॉबर्ट मे। यस, बिल्कुल, हम रॉबर्ट मे के ही डेटा पढ़ रहे हैं बिकॉज एनसीईआरटी में उन्हीं के डेटा दिए गए हैं, उन्हीं के बायोडाइवर्सिटी डेटा के हिसाब से हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो डिस्कवरी हो रही है ये किस तरीके से हो रही है। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अभी हमने कहा कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली क्या सिनेरियो है, लिविंग वर्ल्ड के अंदर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम कितने किंगडम्स में रखते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं। तो कार्ल वूज ने बेसिकली क्या किया है, पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया है। कार्ल वूज एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने काम किस पे किया है, बेस्ड ऑन 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग। 16S राइबोसोमल आरएनए कहाँ होगा, ये आपको राइबोसोम के अंदर मिलेगा। राइबोसोमल आरएनए कहाँ होता है, राइबोसोम के अंदर होता है। तो ये 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग के बेस पे ये काम किया गया। जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जीन सीक्वेंसिंग की गई तो उसमें पता चला कि अगर हम 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस को लेते हैं तो बैक्टीरिया बेसिकली जो 2 अलग अलग ग्रुप में जाने चाहिए उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। तो जैसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे तो उसमें हमें किंगडम को पढ़ना है कि किंगडम क्या होता है। किंगडम टॉप मोस्ट कैटेगरी होता है ना। किंगडम आप पढ़ते हैं कि जो किंगडम है वो क्या है, इट इज द टॉप मोस्ट कैटेगरी। सबसे ऊपर की जो कैटेगरी है हायरार्की में, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, वो क्या है, किंगडम। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे किंगडम से ऊपर भी एक कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन क्या है, इट इज ए कैटेगरी अबव किंगडम। किंगडम बनाने से पहले एक कैटेगरी बनाई गई एंड दैट कैटेगरी इज डोमेन। तो डोमेन क्या है, ये एक कैटेगरी है जो किंगडम से ऊपर आती है। तो कार्ल वूज ने क्या किया है कि जीन सीक्वेंसिंग के बेस पे 3 डोमेन बनाए। उनके नाम क्या रखे गए, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, और फिर उनमें और अलग अलग किंगडम्स बना दिए गए, है ना। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर है। जैसे है क्या, आप क्या पढ़ेंगे, एक प्रोजीनोट होता है। प्रोजीनोट क्या है, इट्स ए कॉमन हाइपोथेटिकल एंसेस्टर। अगर आप केमिकल ओरिजिन पढ़ते हैं, जैसे आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, ऑपरेंट की थ्योरी दी हुई है, केमिकल एवोल्यूशन दिया हुआ है, तो केमिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर माना गया है, दैट इज प्रोजीनोट। इस प्रोजीनोट से क्या हुआ, 3 अलग अलग लाइंस बन गई। एक लाइन वो है जो आर्की बैक्टीरिया में जा रही है, इसको डोमेन 1 दिया, आर्किया, और यहाँ से किंगडम क्या आ गया, आर्की बैक्टीरिया। आर्की मीन्स एंशिएंट होता है, तो ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, पुराने टाइप के बैक्टीरिया। जब लाइफ एग्जिस्ट की होगी तब ये बने होंगे, तो मिलियन बिलियन ईयर्स एगो जो बैक्टीरिया बने, दोज वर आर्की बैक्टीरिया। फिर एक दूसरा भी बना, दैट इज बैक्टीरिया, और यहाँ पे जो किंगडम बनाए गए वो एडवांस बैक्टीरिया हैं, दीज आर कॉल्ड यू बैक्टीरिया। तो जो बेसिकली किंगडम मोनेरा था, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो, उसी मोनेरा किंगडम में जब डिफरेंट बैक्टीरिया की जीन सीक्वेंसिंग की गई, 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग की गई, तो हमें यह समझ में आ गया कि आर्की बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। तो उनको अलग अलग डोमेन और अलग अलग किंगडम का स्टेटस दिया गया। जहां तक सारे यूकैरियोट्स की बात थी, उनके लिए एक डोमेन बनाया गया, दैट डोमेन इज कॉल्ड यूकैरियोट, और इसके अंदर 4 किंगडम्स आते हैं, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी एंड प्रोटिस्टा। ऊपर लिखे हुए कि प्लांटी आएगा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंगी, ये चारों किस में आएंगे, यूकैरियोटिक के अंदर काउंट हो जाएंगे, है ना।
तो एक ही हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है प्रोजीनोट, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले बायोमॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर आप केमिकल इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो क्या आएगा, बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन से कुछ बना, उसका नाम दे दिया गया, एक एंसेस्टर है कॉमन प्रोजीनोट, और फिर उसमें चेंजेस होके आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, ये सारी बातें हो गई। तो लाइफ बेसिकली 3 डोमेन में एग्जिस्ट करती है, एंड दोज डोमेन्स आर गिवन हियर, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। क्लियर? प्रशांत ने पूछा सर मुझे फीस स्लिप नहीं मिल रही है। ओके बेटा, अभी हम देखते हैं आपको चैट बॉक्स के अंदर फीस स्लिप कैसे मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। हमने 3 डोमेन ऑफ लाइफ तक कंप्लीट किया हुआ है। कार्ल वूस ने ये 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया हुआ है, और इसके हिसाब से हमें आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, है ना। आगे हम जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो बेसिकली ये बन जाएगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्यों 6 किंगडम बोलेंगे, क्योंकि 6 किंगडम हो गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंगी। तो इन उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आएंगी। 31 चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। आज की क्लास के लिए साइनिंग ऑफ। आप प्रैक्टिस करिएगा, इस टॉपिक को अपने बुक से भी पढ़िएगा, केल्विन के मॉड्यूल से भी पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और इसके आगे हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। अटेंडेंस के लिए मैंने आपको बोला, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा एक बार फिर से। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉर्म अवेलेबल है, स्टॉप कर दूँ।